अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सोनी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी के लक्षण, कारण, बचाव एवं उपचार विधि। गुलाब की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। बोनसाई पौधे तैयार करने की विधि पर प्रकाश। बोनसाई पौधों के आकार को छोटा करने वाली तकनीक जो मूल रूप से जापान में काफी प्रचलित है। सजावटी पौधों, बड़े वृक्षों को बेहद ही छोटा आकार देकर गमलों में उगाना। अभी शायद यह आपको कल्पना लग रही होगी, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह आपके लिए रोजगार का साधन हो सकती है। कैसे? तो जानने के लिए देखिए कार्यक्रम की यह खास रिपोर्ट। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे। सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक,
बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकलने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ठंड का प्रकोप विगत दिनों में जोरों पर था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है और ऐसे मौसम में मुर्गियां अक्सर रानीखेत जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाती हैं। तो यदि आपने भी मुर्गी पालन व्यवसाय को अपना रखा है तो आप मुर्गियों का इस संक्रामक रोग से कैसे बचाव करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मुर्गियों के रानीखेत बीमारी या न्यूकैसल डिसीज की। जैसा कि मुर्गी पालक इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि रानीखेत श्वसन संबंधी बीमारी है। इसमें मुख्य रूप से श्वास से संबंधित लक्षण जैसे श्वास में तकलीफ होना, छींक आना, नाक से स्राव निकलना और विशेष प्रकार की आवाज निकलना। उसके साथ साथ यदि बीमारी इसकी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए तो कुछ मानसिक लक्षण जैसे मुर्गियों की गर्दन टेढ़ी हो जाना, उनके पंख नीचे लटक जाना और उनके पैरों में लकवा जैसा लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी में अंतिम अवस्था में अत्यधिक मृत्यु दर होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 100% तक
मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यदि किसी फार्म में मुर्गियों में आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु हो रही है और उनमें श्वास संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों को अतिशीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए एवं इस रोग को पहचानने के लिए कुछ प्रभावित मुर्गियों एवं कुछ मृत मुर्गियों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। अब बात करें रानीखेत डिसीज के आने के बाद इसके रोकथाम के बारे में, इसके नियंत्रण के बारे में, तो किसान भाइयों को सर्वप्रथम इस बीमारी के आने के पहले ही कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय करने चाहिए जिससे कि ये बीमारी आपके फार्म में ना आए। उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है कि आप नियमित रूप से अपनी मुर्गियों का टीकाकरण करें। उसके लिए आपको अपने मुर्गी के चूजों का 3 से 7 दिन की अवस्था में प्रथम बार टीकाकरण करना चाहिए। यह टीकाकरण F1 या लासोटा स्ट्रेन नामक वैक्सीन से किया जाता है। उसके बाद में किसान भाइयों को 21 से 28 दिन की अवस्था में भी चूजों का पुनः टीकाकरण करना चाहिए। इस बार भी मुर्गियों की आंख या नाक में लासोटा या F1 स्ट्रेन नामक वैक्सीन को की 1 से 2 बूंद मात्रा डाली जाती है। उसके बाद यदि किसान भाई ब्रायलर मुर्गी पालते हैं तो उन्हें फिर टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि किसान भाई अंडे देने वाली या लेयर मुर्गी पाल रहे हैं तो आपको फिर 42 दिन से 56 दिन की अवस्था में फिर आपको टीकाकरण करना चाहिए। इस अवस्था में किसान भाई मुर्गियों को पानी के साथ में F1 या लासोटा स्ट्रेन का वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों को नियमित रूप से हर 12 वीक के बाद अर्थात करीब 70 से 80 दिन के बाद रानीखेत के R2B नामक स्ट्रेन को पानी में मिलाकर देना चाहिए। किसान भाई पानी में मिलाकर वैक्सीन देने के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मुर्गियों को करीब 2 से 3 घंटे तक प्यासा रखें। उसके बाद पानी में कुछ मात्रा में स्किम मिल्क पाउडर जो व्यावसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध है उसको मिलाएं। उसके साथ में आप पानी की तापमान को मीडियम रखें, ना तो उसको पानी बहुत ठंडा हो ना पानी बहुत गर्म हो, अन्यथा मुर्गियां पानी को नहीं पिएंगी और वैक्सीन उनके शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद किसान भाई यदि यह बीमारी आपके फार्म में आ जाती है तो आपको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम जो बीमार पक्षी हैं या मुर्गियां हैं उनको अपने फार्म से अलग कर दें या उस सेट से अलग कर दें। उसके बाद में उन पक्षियों से संबंधित खाने के पात्र, पानी के बर्तन और उनके क्षेत्र के बुरादे को भी अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें। उसके बाद में किसान भाई संबंधित मुर्गी यदि मृत हो गई हैं तो उनकी शरीर को भी यथाउचित स्थान पर गाड़ दें या उनके शरीर को जला दें, जिससे कि विषाणु वातावरण में नहीं फैल पाए। किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कुछ मुर्गियों में बीमारी अत्यधिक मात्रा में दिख रही है तो उनके मरने का इंतजार ना करें, उनको अतिशीघ्र अपने फार्म से अलग कर दें, उनको नष्ट कर दें, जिससे कि बीमारी किसान भाइयों के फार्म में और उस क्षेत्र में ना फैल पाए। यदि फार्म पर यह बीमारी फैल जाती है तो किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने सभी मुर्गियों को उस फार्म से हटा दें और उसके बाद अपने फार्म को एवं मुर्गियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ के पात्र एवं पानी के पात्रों को अच्छी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड गैस से निर्जलीकृत करें। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान में निर्जलीकरण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस अत्यंत उपयोगी है एवं बहुत ही सस्ती विधि है। किसान भाई इस विधि का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने फार्म को 1 से 2 वीक तक खुला छोड़ दें। नीचे के जो बुरादा बिछा हुआ है उसको पूरी तरह से अलग कर दें, उसको जलाकर नष्ट कर दें। उसके बाद में नया बुरादा बिछाएं और नए बुरादे में चूना मिलाएं और उसको चूने की मात्रा 1 से 2 केजी 10 स्क्वायर फीट एरिया में के हिसाब से किसान भाई उपयोग करें, जिससे कि विषाणु आपके सेट के अंदर प्रवेश न कर सके। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गुलाब, जिसे फूलों का राजा भी कहते हैं, जिसकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान करते हैं और जैसा कि अभी ठंड का मौसम भी है, ऐसे में गुलाब उद्यान की विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसमें रोगग्रस्त टहनियों की कटाई, खरपतवार प्रबंधन व रोग प्रबंधन इत्यादि है। तो किसान भाइयों, इन कार्यों को किस प्रकार से संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं टीसी ढोली के वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। अब आप देख रहे हैं कि तापमान अभी तक बहुत नीचा चल रहा था, काफ़ी ठंडा मौसम था, तो इसके अच्छा मैनेजमेंट हो। पहली चीज़ है कि आपको हल्की समय अनुसार इसमें सिंचाई करते रहना होगा। दूसरी चीज़, जो फूल खिल गया हो और अगर उसकी टहनी मुरझाने लगे तो उसको आप सिकेटियर से काट करके अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आप इसको व्यावसायिक फसल के रूप में लेते हैं तो बार बार फूल आना चाहिए, इसलिए वो कट करना बहुत ज़रूरी है। और यदि रोगग्रसित टहनियों की कटाई छटाई करते हैं तो कटाई करने के उपरांत कटे भाग पर मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जहां आप कट करते हैं उसी के आसपास फिर नई शाखाएं निकलती हैं, जिन पर पुनः जो है फूल या कलियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो आवश्यकता अनुसार जाड़ों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें तथा गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। गुलाब की फसल में जहां तक रोगों की बात है तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रभाव फसल पर देखा जाता है। मौसम में अचानक बदलाव, अधिक गर्मी तथा कम नमी से यह रोग लगता है। फफूंदी जनित इस रोग से पत्तियों, तनों और कलियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। रोग के प्रकोप से फूल छोटे व कम संख्या में बनते हैं। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाइनोकैप 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या ट्राइडोमर्फ 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कीटों के अंतर्गत गुलाब की फसल में जनवरी व फरवरी माह में माहो कीट का प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये रंग में काला हरापन लिए नन्हे कीट होते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पौधों के मुलायम प्ररोह, कली और पुष्पों पर एकत्र होकर कोशिकाओं से रस चूसते हैं। फलस्वरूप कोमल कलियां गिरने लगती हैं और फूल अपना सौंदर्य खो देते हैं। इस पर नियंत्रण पाने के लिए डाइमेथोएट की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में अथवा मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 बार छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी चीज है कि जाड़े के मौसम को देखते हुए जो बीमारी ब्लाइट्स वगैरह की संभावना बनती है, तो इसमें आप इंडोफिलियम 45 का 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव निश्चित रूप से कर देना चाहिए। हमारे प्रदेश में किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, परंतु उनके सामने कीट एवं रोगों की समस्या आती रहती है, जिनके नियंत्रण के लिए हस्तचलित छिड़काव यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे बड़े क्षेत्रफल वाले खेतों में समय व श्रम अधिक लगता है। तो किसान भाइयों, इन सब समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है कि छिड़काव हेतु ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर यंत्र का प्रयोग किया जाए। इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको इस दवाई छिड़कने की मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पर ये 3 पिस्टन का पंप आता है, आप देख रहे हैं। ये ट्रैक्टर के पीठ या सापर से कॉन्टैक्ट होता है। ये देखिए, ये बीच में क्रॉस लगता है, ये जॉइंट, ये जितना लंबा छोटा हो सकता है। इसका आरपीएम के हिसाब से 2 बेल्ट लगती है इसमें, और 2 बेल्ट से ये 3 पिस्टन वाला होता है, 3 पिस्टन चलता है इसमें। खास बात ये एक नोट का मीटर आता है, गेज लगा रहता है। जितना आपको 100 पे 150 पे प्रेशर कितना रखना है उसके हिसाब से ये मीटर बताता है जितना रखना चाहिए। करीब 150 पे इसको चलाना चाहिए। और को ज़्यादा प्रेशर होने से इस पाइप को खतरा रहता है, प्रेशर अनुसार इसको चलाया जाए। 3 वाल आते हैं, इसमें एक पाइप वो आगे फुहारा चलाने की छिड़काव में काम आती है, दूसरी घोल बनाने के लिए काम आती है। ये देख सकते हैं आप, इसको वाल को चालू करने से ही
इसमें ये आने लगता है, इससे दवाई अच्छी तरह से घुल जाती है। खास फोर्स का बीजा होता है, वो जमाव नहीं होता है अंदर। पाइप भी जरूरत हो जाती है, पाइप 2 फोड़ा चला सकते हैं इससे। ये 300 लीटर का ड्रम आता है, 300 लीटर पानी आता है इसमें। 300 लीटर में ये करीब 1 हेक्टेयर तक दवाई छिड़कने में काम आ जाता है पानी। उस हेक्टेयर के हिसाब में इसमें दवाई मिलाई जाती है। इसको दवाई छिड़कने में काफ़ी आसानी रहती है। पहले छोटी टंकी आती थी, उसको पीछे लगा के वो ऐसे दबाना पड़ता था और दूसरी दिक्कत नहीं होती है। ये पाइप जितनी लंबाई है वो 8,600 से लगा 1000 फुट तक चल सकती है। इसमें ये 1000 फुट का पाइप लगा है। 1 किलोमीटर की दूरी तक ये यहाँ ट्रैक्टर खड़ा रह सकता है और अंदर दवाई छिड़की जाती है। घुटने का छिड़क रहा है, आप वो देख सकते हैं। जो आदमी छिड़क रहा है वो गन छोटा बड़ा हो सकता है, जितना तेज चलाए उतना चल सकता है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन द्वारा 1 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आसानी से छिड़काव किया जा सकता है, जिस हेतु ट्रैक्टर में 1.5 लीटर प्रति घंटे डीजल की खपत होती है और 1 घंटे के लिए 4 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर छिड़काव के लिए लगभग 200 रुपए से 300 रुपए का खर्च आता है, जबकि हस्तचालित स्प्रे मशीन द्वारा मजदूरों से स्प्रे करवाने पर 4 से 5 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जिस हेतु 800 से 1000 रुपए मजदूरी खर्च आता है और समय भी अधिक लगता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन से छिड़काव करते हैं तो 500 से 700 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। किसान भाई को ये सलाह देता हूँ कि आप ऐसा मशीन लाके दवाई छिड़के, ताकि समय की भी बचत रहती है और लेबर की भी बचत रहती है। और इसमें बढ़िया 2-3 कंपनी आती है, जैसा चाहो जैसा ले सकते हैं। ये कुल लागत 35,000 का आता है। पंप, पाइप, ये ड्रम सब पूरा सेट है, 35,000 में बनता है। कृषि विभाग गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी भी मिलती है, वो अपन ले सकता है। खास बात, दवाई छिड़कते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहले दवाई का जो पैकेट आता है, डिब्बा आता है, उसके लेबल चिपका रहता है, उसको पढ़ना चाहिए अच्छी तरह। उसको दवाई छिड़कते समय उसको पढ़ने के बाद मुंह पे एक कपड़ा बांधना चाहिए, मास्क बोलते लगा लेना चाहिए और जिसको दवाई से बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और जिस तरफ हवा हो उसके विपरीत से छिड़काव करना चाहिए। घर पे रखनी हो तो कोई अलग जगह पे एकांत में ठंडी जगह में रखना चाहिए इसको, इससे कोई नुकसान नहीं हो। यदि ऐसा कुछ छिड़कते समय बाई द वे चाहे कुछ छींटे लग जाए, असर दिखे दवाई का, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए। जो ये ड्रम रहता है इसमें अंदर मुंह नहीं डालना चाहिए, फूंक मुंह से नहीं लगानी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थीरा, जिला पूर्णिया से सूरज राय जी ने। यह मसूर की फसल में समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। जो फसल है वो लगभग 50-55 दिन की फसल है। उन किसान भाइयों को अभी फूल आने का समय आ गया है, तो ख़ास तौर से बलुई और दोमट जमीन वाले खेतों में मसूर लगाए हैं, तो वहाँ एक हल्की सिंचाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जो क्ले मिट्टी, जो केवाल मिट्टी जिसको कहा जाता है, वहाँ मसूर लगाए हैं तो वो सिंचाई अपने फसल में न दें। दूसरा है कि अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में हो तो आप उसको मैनुअल अगर निकौनी कर सकते हैं खुरपी से, तो उसको घास को उसमें निकाल दें। पोषक तत्व से की कमी वाले क्षेत्र हैं, उन किसान भाइयों से आग्रह है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें बोरोन, जस्ता और आयरन सल्फर की मात्रा हो, ऐसे 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसी में 1 ग्राम से 1.5 ग्राम बेबिस्टीन पाउडर मिला के और छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के खेत में मसूर का बढ़वार बहुत ज़्यादा हो गया हो, वो यूरिया का स्प्रे के जगह पोटेशियम, जो स्प्रेएबल मार्केट में पोटेशियम उपलब्ध है जो छिड़काव के लिए, उसका आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के
छिड़काव अवश्य करें। अगर कोई रोग अगर इसमें आता है तो रोग वो लास्ट में जब फ्लावर और पार्ट लगता है तो स्टेम फाइलम जैसा रोग पिछले वर्षों में देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। जैसे स्टेम फाइलम में क्या प्रभाव देखा जाता है कि झुलस जाता है, एक तरफ से झुलसेगा पौधा और पूरा का पूरा खेत सूख जाएगा। तो ऐसी अगर किसी तरह से लक्षण दिखाई दे तो साफ नाम की दवा जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण है, उस दवा का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल के एक बार छिड़काव अवश्य करें। इसमें अभी मसूर में स्मट भी कभी कभी आता है। अगर इस तरह का कोई रोग दिखाई दे तो आप पहले अगर जानकार हैं, अगर जानकारी रखते हैं तो दवा का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो किसी नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से उसको दिखा के अच्छी तरह जानकारी करके उसकी दवा की अनुशंसा कराएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।